हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्वांटम डॉट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी, क्वांटम डॉट के बारे में जाना, क्वांटम डॉट समझा कि बेसिकली क्वांटम डॉट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, किस तरीके से वो वेरी करती हैं और उसके साथ साथ उनकी एप्लीकेशन एडवांटेजेस के बारे में जाना। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नैनो बोट्स के बारे में कि किस तरीके से जो नैनो साइंस है, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेसिकली हम नैनो बोट्स के बारे में किस तरीके से बढ़ रहे हैं आगे और किस तरीके से उन चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कितना हद तक वहाँ पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नैनो बोट्स के बारे में। सबसे पहले तो देखें कि नैनो बोट्स होते क्या है। आपने इमेजिन करा होगा कि नैनो बोट्स ऐसे कुछ होते हैं। ठीक है, यही सारी आपने फिक्शनल मूवीज़ में, बहुत सारी मूवीज़ में देखा भी होगा कि इस तरीके से कुछ नैनो बोट्स का यूज़ करा जाता है। और जो आपने बहुत सारी मूवीज़ देखे होंगी, दे कैन इवन डैमेज द होल वर्ल्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है और जो कि अभी तक इस लेवल तक कोई डेवलप नहीं हुई है कि नैनो बोट्स इतने छोटे लेवल पे जाकर इतना कुछ कर सके। ठीक है, तो बेसिकली नैनो बोट्स होता क्या है। सबसे पहले नैनो बोट्स से हम यही जान पाते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द रोबोटिक्स। और रोबोटिक्स बेसिकली क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। हमने इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो में इस चीज़ से रिलेटेड डिस्कस करा है कि रोबोटिक्स क्या होती है और रोबोट्स क्या होते हैं। बेसिकली रोबोटिक इज द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ आवर रोबोट्स। ठीक है, रोबोट्स को किस तरीके से बनाया जा रहा है वो सारी चीज़ें हमें रोबोट्स बनाते हैं। रोबोट्स के बारे में हम उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, रोबोटिक्स में। अब यहाँ पर बात करते हैं नैनो रोबोट्स की, यानी नैनो बोट्स की। अब नैनो बोट्स क्या होते हैं, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एक रोबोट को नैनो साइज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इज दैट पॉसिबल कि क्या हम उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक नैनो साइज में ले जा सकें? नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर सेपरेट एंटिटीज, जो कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें लगी होती हैं और वो क्या करते हैं, वो उस तरीके से अपना उस तरीके से उनको डिजाइन करा जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था कि उसमें सेंसर्स लगे हैं, कैमरास लगे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा रोबोट्स को नॉर्मल डेली लाइफ में नहीं देखा होगा तो आपने न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारी जगह देखा होगा, जिसमें हमने आर्टिफिशियल रोबोट्स में हमने ह्यूमनॉइड्स के बारे में देखा, जैसे कि हमने सोफिया के बारे में जाना था उसमें। तो बेसिकली वो क्या है, दे आर रोबोट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम नैनो बोट्स की बात करें तो बेसिकली यहाँ पर हम उस रोबोटिक्स को नैनो बोट से कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट लगे होते हैं, हम नैनो स्केल पे उन चीज़ों को बनाना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि एक छोटा इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट को हम ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नैनो साइज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि व्हाट इज नैनो बोट्स। नैनो बोट्स फिर होता क्या है, यानी हम क्या कर रहे हैं। हमने अभी बात करी कि हम उनको एक बहुत यानी नैनो स्केल पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं रोबोट्स को। एक्चुअल में बेसिकली हमारे रोबोट्स का काम क्या होता है। रोबोट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने ऑटोमेशन में पढ़ा था, उसमें हमारी ऑटोमेशन में हमने ये देखा कि एक रोबोटिक आर्म क्या करती है, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती है। उसको एक प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसमें एक पर्टिकुलर प्रोग्राम डाल दिया जाता है और वो क्या करता है, और वो उसको बेसिकली उसका काम ही यही होता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को उठाना और दूसरी तरफ रख देना। ठीक है, उसी तरीके से उसका एक पर्टिकुलर टास्क है। उसी तरीके से नैनो बोट्स को बेसिकली एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करा जाएगा। यानी बेसिकली वो छोटे छोटे कंपोनेंट्स, यानी छोटे छोटे एलिमेंट, जैसे कि हमने क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ा। क्वांटम डॉट का साइज भी कितना था, दैट वाज फ्रॉम 2 to 10, 20 और 30 नैनोमीटर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक पर्टिकुलर, हमारे को पता है कि कुछ पर्टिकुलर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर सिग्नल्स के थ्रू एक्टिवेट हो जाते हैं, या उनको कुछ एक पर्टिकुलर सिग्नल्स प्रोवाइड करें तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम नैनो बोट्स डिजाइन कर सकते हैं। नैनो बोट्स इज बेसिकली डिजाइन फॉर पर्टिकुलर टास्क, कि भाई हमने उनको एक पर्टिकुलर सिग्नल दिया, एक पर्टिकुलर, जैसे कि हमें पता था कि हमने जब क्वांटम डॉट्स के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो एक पर्टिकुलर लाइट डालने के बाद वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर हमने ब्लू कलर डाली और उनके साइज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें ये पता चल गया कि उनका क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर साइज के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं, जबकि हम ब्लू ही रेडिएशन उनके ऊपर फॉल कर रहे थे। तो जिसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि हम उनका अगर साइज वेरी कर दें तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से, यानी एक पर्टिकुलर वे में क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी शो करना स्टार्ट कर देते हैं। उसी तरीके से उन प्रॉपर्टीज का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम नैनो बोट्स को डिजाइन कर सकते हैं। यानी बेसिकली है क्या, वो दे आर नैनो पार्टिकल्स और उनको क्या करा जा रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है बेसिकली।
देखो जैसे कि मैंने बताया ना, नैनो रोबोट्स कैन बी डिफाइंड एज अ थ्योरी एंड द एप्लीकेशन ऑफ रोबोट्स एंड अ कंप्लीटली सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिवाइस टू सच एक्टिविटी एज मैन्युफैक्चरिंग। बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं। दीज आर द रोबोट्स, ठीक है, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं। इवन मशीन आर रोबोट्स, ठीक है। जो मशीन है वो क्या है, वो खुद से रोबोट्स खुद से काम करते हैं। उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग डिजाइन करके डाल कर दी जाती है, ठीक है। उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग डाल दी जाती है। उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते रहते हैं। और वहीं मैं बात करूं अगर रोबोट्स की, रोबोट्स क्या है, मशीन जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि उसको हमें हाथ से ही मैनुअली काम करना पड़ता है, मैनुअली उनको ऑपरेट करना पड़ता है। रोबोट्स खुद से अपने आप ही ऑपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं एज पर देयर प्रोग्रामिंग, जैसे कि उनके ब्रेन में डाला जाता है। जैसे कि हमारे ब्रेन में होता है कि हम जिस तरीके से हमारे दिमाग में आता है हम उस तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन रोबोट्स के अंदर जो दिमाग में डाल दिया गया है एक प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो उसी पे ही पर्टिकुलर वे में काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें हम रोबोट्स की, नैनोबॉट्स की, ठीक है। तो नैनोबॉट्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे कि लिखा है, ऑन स्केलिंग डाउन टू फ्यू बिलियन ऑफ मीटर इट विल टेक अस टू द नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और नैनो रोबोटिक्स इन शॉर्ट, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, नैनो रोबोटिक्स इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फील्ड क्रिएटिंग मशीन्स और रोबोट्स हुज कंपोनेंट आर एट और नियर द स्केल ऑफ नैनोमीटर्स, ठीक है। ये बेसिकली एक इमेजिनेशन वाली चीज कह सकते हो जिनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है कि भाई हम क्या कर सके, नैनो स्केल में क्या कर सके अपने सॉरी तो बेसिकली इट इज अ फील्ड जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे कि हमने पढ़ा कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बड़े से बड़े कंपोनेंट को नैनो स्केल पे ले जाते हैं। उसी तरीके से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम रोबोट्स को डिजाइन करें एट द नैनो स्केल लेवल। नैनो स्केल लेवल पे बेसिकली करने का मतलब ही यही है कि हम उनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन करते हैं। हमें ये पता होता है कि एक नैनो पार्टिकल, या जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया क्वांटम डॉट या ग्राफीन या हमारे बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, वो इस तरीके के जो भी मटेरियल्स हैं वो एक हमें पता होता है कि एक पर्टिकुलर सिग्नल्स पे, एक पर्टिकुलर रेडिएशन पे एक इस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज सामने आती है, इस तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो वही चीज हम यहां से उनको क्या कर सकते हैं, बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। उनको क्या करा जाएगा, एक पर्टिकुलर सिग्नल प्रोवाइड करेगा और वो उस पर्टिकुलर सिग्नल के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देंगे। और उस एक्टिविटीज को हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो बाहर मशीन्स हैं उनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं या आपके MRI होते हैं, दे आर द एक्सटर्नल मशीन, फिर भी वो क्या करते हैं, अंदर की एक्टिविटीज को मेजर कर लेते हैं। लेकिन हम उनको अच्छे से मेजर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी ब्रेन के अंदर ऑलरेडी है या हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी है वो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को या एक पर्टिकुलर रेडिएशंस को ही एमिट करेगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम उनकी एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं, यानी हम क्या करते हैं, हम उनके अंदर नैनो रोबोट्स डाल देंगे तो क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर स्पेस में जाकर वहां पर क्या होंगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हम उनको एक्टिवेट कर देंगे बाहर से एक एनर्जी प्रोवाइड करके। तो जिससे क्या होगा, वो अंदर की एक्टिविटीज को और भी ज्यादा क्लियरली क्या कर पाएंगे, हमारे को शो कर पाएंगे, ठीक है। यानी अंदर अगर कोई ट्यूमर है तो हम ये देख पाएंगे कि पर्टिकुलर लोकेशन पे कहां पर है। इवन हम नैनो रोबोट्स का यूज करके हर बहुत सारी चीजें मेडिकल फील्ड में कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली मेडिकल फील्ड में ही इसका आगे यूज देखने को मिल सकता है ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत यूज रहेगा जो कि अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली नैनो रोबोट्स द फील्ड ऑफ नैनो रोबोटिक्स ब्रिंग टुगेदर द सेवरल डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द नैनो फैब्रिकेशन, ठीक है। ये तो ये अब उसकी हमारी रोबोटिक्स वाली लाइन होगी कि रोबोटिक्स में हमारे को क्या क्या रोबोट्स को बनाने के लिए क्या क्या किस किस चीज की जरूरत होती है। तो उसी तरीके से हमें नैनो रोबोट्स को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किस किस फील्ड को, किस किस डिसिप्लिन को हमें एक साथ मिलाकर उनको बनाना पड़ेगा। तो ऑन दैट बेसिस हम कह सकते हैं द नैनो रोबोट्स और नैनोबॉट्स इज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर मॉलिक्यूल विद अ मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इट्स अ मॉलिक्यूल्स विद अ यूनिक प्रॉपर्टी दैट enables them to be programmed to carry out a specific task. They are not actually robots. ये रोबोट्स नहीं है जो हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारे जो एक्चुअल वर्ल्ड में चल रहे हैं या जिनके ऊपर जो हमारे एक्चुअली रोबोट्स काम कर रहे हैं। दे आर जस्ट मॉलिक्यूल्स एंड दे आर डिजाइन टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। और स्पेसिफिक टास्क कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उनकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, रिसर्चर्स ने उन चीजों पे लैब में
लैब में बैठकर एक पर्टिकुलर काम कर लिया है, ठीक है। अब उनका काम क्या है, अब उनका काम है कि उसको क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको डिजाइन करा जा रहा है। टास्क क्या है कि भाई उनको बॉडी के अंदर भेजा जाएगा, कुछ भी कोई भी इशू है उस तरीके से उसको वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सेल के लिए, एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए उसको बनाया जाएगा और वो उस डिसीज के अंदर जाकर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उनको एक्टिवेट करा जाएगा और वो एक पर्टिकुलर, जब एक्टिवेट करा जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी उस टिश्यू के अंदर जाके करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दैट इज द पर्टिकुलर टास्क। अगेन इट्स अ मॉलिक्यूल्स और यू कैन से एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि हमने क्वांटम डॉट्स की बात करी थी। क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर सेमी कंडक्टिंग नैनो क्रिस्टल्स, और वो क्रिस्टल्स होते हैं एंड दे आर बेसिकली मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स अगेन, ठीक है। वो बेसिकली एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, इसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर वो क्या होते हैं, खुद में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटम डॉट्स जो है ज्यादातर हमें किस में मिलते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं। उसी तरीके से नैनोबॉट्स भी क्या होते हैं, दे आर जस्ट मॉलिक्यूल एंड दे आर डिजाइन टू डू अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो यहां पर भी वही है, एंड दीज नैनो रोबोट्स आर ए रियलिटी एंड आर बीइंग एक्टिवली रिसर्च एंड डेवलप्ड, ठीक है। ये क्या है कि इनको बेसिकली जो जैसे हमारे डेली लाइफ में जो हमारे कंप्यूटर्स हैं या हमारे जो रोबोट्स हैं, बेसिकली जो डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, यानी रियल वर्ल्ड में जो काम कर रहे हैं, उनको भी एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है काम करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था, हमने जब रोबोट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कुछ रोबोट्स होते हैं कि जिनको घर की सफाई करने के लिए काम दिया जाता है, तो वो घर की सफाई ही करते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उसी तरीके से कुछ पर्टिकुलर रोबोट्स होते हैं, उनको क्या करना है, एक पर्टिकुलर काम करना है, तो वो वही काम करेंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर प्रोग्रामिंग उस तरीके से करी गई है। उसी तरीके से नैनोबॉट्स भी क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए ही बनाए जाते हैं, उनको एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइन करा गया है, एक पर्टिकुलर उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको उनकी प्रॉपर्टीज हमें पता है और उसको उस प्रॉपर्टीज को ध्यान रखते हुए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बना दिया जाता है और उस तरीके से वो उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है, हमारे नैनोबॉट, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बॉल्स है, ठीक है। बॉल्स क्या कर रही हैं, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर इस पाथ में ही क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका काम ही यही है, वो इससे बाहर जा ही नहीं सकती, ठीक है। एक बार उनको क्या करा, उस पाथ पे मूव करने के लिए छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, उसी पाथ पे ही मूव करते रहेंगे। सेम विद नैनोबॉट्स। नैनोबॉट्स को जब बॉडी के अंदर क्या करा जाएगा, ट्रांसमिट करा जाएगा, तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जाके, चाहे वो टिश्यू है, सेल है या ब्लड सेल है, वो किसी भी तरीके का सेल है, उसमें जाके क्या करेंगे, वही पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर वो ट्यूमर सेल है तो वो उस ट्यूमर सेल में जाके क्या करेंगे, उस ट्यूमर सेल को डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद उसको किस तरीके से उनको डैमेज करना है, उस तरीके से उसको बनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे नैनोबॉट्स क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि नैनोबॉट्स को मेडिसिन में कैसे यूज करा जा सकता है, ठीक है। बेसिकली नैनोबॉट्स टुडे is to self-propelled nanomotors and other biodegradable nano device made up of bio nano components which carry cargo to the target sites and deliver drugs to the disease, ठीक है, and can be programmed to transport molecular payload and cause on-site tumor blood supply blockage which can lead to tissues death and श्रिंक द ट्यूमर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि उनको क्या करा जा रहा है, मेडिसिन लाइन में बेसिकली उनको एक ड्रग डिलीवरी के लिए उनको भेजा जा रहा है। ड्रग डिलीवरी में क्या बेनिफिट है, जैसे कि मैंने बताया कि उनको क्या करा जाएगा, एक पर्टिकुलर तरीके से डिजाइन करा जाएगा कि उसको क्या करना है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का मतलब ही क्या है कि उनको एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग नहीं डाल सकते हम, क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक बहुत बड़ा रोबोट या मशीन चाहिए, यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए, वो चीज नहीं है उसके अंदर। उसको क्या करा जा रहा है, एक पर्टिकुलर रेडिएशंस के थ्रू पर्टिकुलर एक क्या करा जाता है, उनको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उनको रेगुलर बेसिस पे ट्रांसमिट करी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से उसको रेगुलर एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करी जाएगी, उस तरीके से अंदर जाके क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। तो वो क्या करा जाएगा कि उसको कहां पर भेजना है, पहले उनको वहां भेज दिया जाएगा, फिर उसके बाद क्या करा जाएगा, उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग क्या करा जाएगा, उसको पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी भेजी जाएगी और वो उस तरीके से क्या करेंगे, जैसे कि इसमें लिखा है कि ट्यूमर सेल को अगर डिटेक्ट करना है तो वो ट्यूमर सेल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको डैमेज करना है, श्रिंक करना है तो वो भी कर सकते हैं, जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। उसके अलावा दिस एक्टिव मोटर बेस्ड ड्रग डिलीवरी अप्रोच promises an effective and improved drug delivery compared to the conventional method, ठीक है। and gold nanoparticle loaded PODOT zinc based artificial
माइक्रोमोटर्स। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये एग्जांपल है जिसका यूज करके अभी क्या करा जा रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड का जैसे मैंने बताया सेल्फ प्रोपेल्ड नैनो मोटर एंड अदर बायोडिग्रेडेबल नैनो डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या है, इसको किस तरीके से यूज करा जा रहा है, सेल्फ प्रोपेल्ड है। ठीक है, यानी एक बार उनको एक एक्टिविटी करने के लिए दे दिया टास्क, वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उस तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ प्रोपेल्ड है, जैसे कि हमारे रोबोट्स काम करते हैं, उसको बाहर से भी हम क्या कर सकते हैं हम बाहर से भी जिनको क्या कर सकते हैं, उनको हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनको बाहर से भी क्या कर सकते हैं, सिग्नल दे सकते हैं। जैसे कि हमारे ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन इज अगेन अ रोबोट। ठीक है, ड्रोन को क्या करते हैं, बाहर से भी उनको क्या कर सकते हैं, यानी वो रिमोट से भी कंट्रोल हो सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन लाइन में भी हम उसका इस तरीके से यूज करा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये क्या है, इनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है। दीज आर बेसिकली नैनो रोबोट्स, और ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर साइट में जाकर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। उनको पता है कि जब वो साइट में जाएंगे तो उस साइट में जाके क्या होगा, वो पर्टिकुलर ट्यूमर है, तो ट्यूमर के अकॉर्डिंग, उस ट्यूमर के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उस ट्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसको श्रिंक करना स्टार्ट कर देंगे, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरीके से क्या रहता है, हमारे पास जो नैनो रोबोट्स होते हैं, नैनो बोट्स जो होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं। तो वो उस तरीके से ही उनको क्या करा जाता है, एक पर्टिकुलर केमिकल कॉम्पोजिशन दी जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है एन एंजाइम प्रोपेल्ड नैनो रोबोट यूरीज कोटेड nanotube turns into a propulsion system in a urea coating liquid. ठीक है, because the enzyme breaks down the urea into a gaseous product, since the tubes always have been small asymmetries, the reaction produced generates a current in the fluid which propels them out of the tube like a jet. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर उनका क्या काम है, ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए उनको बनाया गया है। ठीक है, तो यही हमारा नैनो रोबोट्स का बेसिक फंडा है कि भाई उसको क्या करा गया, एक यहां पर एक एग्जांपल है ये। ठीक है, उनको क्या करा गया है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है, और उस टास्क को ही परफॉर्म करने के लिए क्या करा जाता है, उनको ये पता होता है, यानी कि भाई जब रिसर्चर काम करते हैं तो उनको ये पता है कि ये जो हमारी ट्यूमर है वो इस तरीके से रिएक्ट करता है डिफरेंट चीज़ों को। उसके बेसिस पे क्या करा गया है, एक नैनोबॉट्स को बनाया, नैनोबॉट्स को वहां तक पहुंचाया, तो वो उस तरीके से क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए, उस काम को रोकने के लिए कि जो ट्यूमर है जो फैले नहीं, तो उससे क्या करा जाता है, उसको क्या करा कर रहे हैं, उसको श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो क्या करे, वो बेसिकली उन नैनोबॉट्स में आके चिपक जाए, या नैनोबॉट्स में जो है नैनोबॉट्स क्या करें, उनको कैप्चर कर लें अपने अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से उनको बनाने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सेल लाइक नैनो रोबोट्स। ठीक है, these are what another example are cell like nanorobots that clear bacteria and toxin, जिसका काम क्या है, बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को क्या करना, रिमूव करना। जिसमें से एग्जांपल दे रखा है, बाय कोटिंग गोल्ड नैनोवायर विद अ हाइब्रिड ऑफ प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये जो नैनो रोबोट्स है, अगर उसको हम क्या करें, गोल्ड कोटिंग हो रखी है उनके ऊपर, तो इट विल एक्ट लाइक अ रेड ब्लड सेल, यानी एक हाइब्रिड वर्जन बनाया हमने। ठीक है, हाइब्रिड वर्जन में है क्या कि जो हमारे प्लेटलेट्स हैं और जो हमारे रेड ब्लड सेल्स कॉर्पसल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करा है, हाइब्रिड एक वर्जन बनाया और उसके ऊपर क्या करी हमने, गोल्ड की कोटिंग कर दी। अब वो क्या कर सकते हैं, सेम टाइम पे क्या कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल की तरह भी काम कर सकते हैं और प्लेटलेट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो ये किस वजह से हो पाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ अवर नैनो रोबोट्स के ऊपर, यानी उनको क्या करा है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इवन हम डीएनए को भी नैनो रोबोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि नैनो रोबोट्स को क्या करा जा रहा है, नैनो रोबोट्स कुड बी एनीथिंग, बेसिकली दे आर मॉलिक्यूल्स। और अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपने देखा होगा ATGC, उसमें क्या होते हैं, बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएनए को भी क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको जब उसको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करा जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो हम उसको कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इन दैट केस वो जो हमारा हाइब्रिड वर्जन होगा वो किस तरीके से काम करेगा, उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए काम करेगा। कि भाई हमें पता है कि जो हमारा डीएनए है, जो इन्फेक्टेड डीएनए है, उसको क्या करा हमने,
हमने अपने नैनो बोट्स में उसको कन्वर्ट करा बाय अप्लाइंग सम आवर टेक्निक्स, और उसके बाद क्या करा, उसको वापस उसी लोकेशन पे भेज दिया जहां पर हमारा एक्चुअल क्या था, हमारा जहां पर ट्यूमर है या कैंसर है। तो उसके बाद जब मैंने उसको वहां भेजा तो उससे क्या रहा कि वो ऑटोमेटिकली उसमें जाके मिल जाएगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उसको हमने एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया है, तो वो अंदर जाके क्या करेगा, अंदर जाके उन्हीं को ही डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, नैनो रोबोट्स मेडिसिन की फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, और अब यहां पर आता है सबसे पहले डीएनए ओरिगेमी। बेसिकली ओरिगेमी क्या होता है, इट्स अ डीएनए स्ट्रक्चरल डीएनए नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने अभी बताया कि टेक्नोलॉजी द स्पेसिफिकली द मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली प्रोसेस नोन एज ओरिगेमी। एंड ओरिगेमी होती क्या है, बेसिकली इट इज अ जापानीज टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जापानीज क्या करते हैं, पेपर्स को फोल्ड करके उनको डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको अपनी डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए को भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यू कैन से दे आर सेल्फ असेंबल्ड। सेल्फ असेंबल्ड का मतलब ही यही है कि उनको क्या करा जा सकता है कि हम उसको बेसिकली क्या कर रहे हैं, सेल्फ असेंबली का मतलब ही यही है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही असेंबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। बस उसके ऊपर एक पर्टिकुलर प्रोसेस एक पर्टिकुलर उसको टेक्निक लगाई जाएगी और वो क्या करेंगे, डीएनए ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग ही क्या होने लग जाएंगे, सेट होने स्टार्ट हो जाएगा। और उनका बेसिकली यूज कहां होता है, यूज टू फैब्रिकेट नैनो डिवाइसेज विद कॉम्प्लेक्स नैनो स्केल ज्योमेट्री, डिफाइन द प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर फंक्शनैलिटीज, प्रोग्राम मैकेनिकल एंड डायनेमिक प्रॉपर्टीज, एंड द साइंटिस्ट ऑलरेडी आर यूजिंग डीएनए ओरिगेमी टेक्नोलॉजी टू डिजाइन एंड बिल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्केल ऑफ वायरस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहां पर हमारे जो डीएनए है, डीएनए को हमने क्या करा है, एक इस तरीके से उसको नैनोबॉट्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम टेक्निक्स। अब वो क्या करेंगे, वो जो हमारे डीएनए है ना, वो अपने आप ही क्या करेंगे, अंदर जाकर सेल के ऊपर या अलग अलग तरीके से एज ए बायोसेंसर्स, एज अ बायोसेंसर्स की फॉर्म में या बायो डिवाइसेस की फॉर्म में काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अंदर जाएंगे तो अंदर अलग अलग तरीके से परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरीके से उसको बनाया गया है। एक पर्टिकुलर डिवाइस, एक पर्टिकुलर डीएनए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए बनाया गया है, तो वो उस तरीके से ही काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं, तो दिस इज द असेंबली, दिस इज द स्ट्रक्चरल डीएनए टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली द मॉलिक्यूलर सेल्फ असेंबली प्रोसेस। ठीक है, ये क्या है, सेल्फ असेंबली प्रोसेस है, यानी वो खुद से ही क्या करते हैं, असेंबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस तरीके से होंगे, यानी मैंने अलग अलग डीएनए को बना दिया एक बारी, ठीक है, उसके अंदर भेज दिया। अब क्या करना है, उसे हमने अंदर जाके देखा कि भाई एक ये पर्टिकुलर जगह है जहां पर मुझे उसको इंपैक्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे उस जगह पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, दैट वी कॉल्ड सेल्फ असेंबली। और उनको बता दिया गया है कि भाई ये साइट है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि ये साइट क्या है, इस तरीके से काम कर रही है। और जो हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर होगा वो उस तरीके से क्या होगा, उनको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और ऑटोमेटिकली उस साइट पे आके असेंबल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब वो उस पर असेंबल हो जाएगा तो उसको कैप्चर कर लेगा और उसको क्या कर सकते हैं, फिर उसको हम अलग, जिस तरीके से हमें उसको डैमेज करना है या निकालना है, हम उसको बॉडी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दे कैन बी यूज टू फैब्रिकेट द नैनो डिवाइसेस। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि मैंने बताया कि व्हाट इज ओरिगेमी, दे आर बेसिकली डिजाइन टेक्निक सिमिलर टू द ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट और टेक्निक ऑफ फोल्डिंग पेपर इनटू डेकोरेटिव एंड रिप्रेजेंटेशनल फॉर्म दैट इज यूज्ड बाय द नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्चर टू फोल्ड द DNA strands into a something resembling a programmable backboard which different nano components can be attached, and these DNA assemblies allow the bottom up fabrication of complex nanostructure. There is no need to read this thing. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जो इनका काम है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेन जो हमारा मेन काम क्या है, हम उसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। उनको एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया है, तो वो हम किसी को भी बना सकते हैं क्योंकि दे आर जस्ट मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको हम एज पर आवर रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एज पर द रिक्वायरमेंट हम डिजाइन कर रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए ही क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हमारे दो टाइप के नैनो टाइप्स हैं, जिसे इमेजिनरी कह सकते हो, या इनके ऊपर रिसर्च चल रही है कि क्या करा जा सकता है। दैट वी को फर्स्ट इज आवर रेस्पिरोसाइट्स। ठीक है, रेस्पिरोसाइट्स, ठीक है, जिसका बेसिकली काम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेस्पिरोसाइट है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि उसका काम है कि रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना। जैसे जैसे कोई कंडीशन आ जाती है कि जिसको सांस लेने में दिक्कत हो, तो इन दैट केस क्या कर सकते हैं कि हम ऑन द स्पॉट उसको कहते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी ये नैनोबोट्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाएंगे यूजिंग, यानी एक तरीके से ये ब्लड की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली जो ब्लड ही होते हैं
हैं, ब्लड जो यानी ब्लड सेल्स जो होते हैं वही क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह को प्रोवाइड करते हैं, यानी उसको ट्रांसमिशन का काम या ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो हमारा किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स का। तो वही काम हमारे नैनोबोट्स भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस नैनोबोट्स। ठीक है, दे आर हाइपोथेटिकल नैनोबोट्स इंजीनियर टू फंक्शन एज अ artificial red blood cells, and the patient stops breathing and blood circulation ceases. The respirocytes could be injected into the blood stream to transport the respiratory gas until the patient is stabilized. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बेसिकली यही है कि अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए सडनली कि भाई सडनली क्या हुआ कि एक बंदे को क्या हुआ कि सांस लेने में दिक्कत होने लग गई और आप हॉस्पिटल आपसे बहुत दूर है। ठीक है, तो इन दैट केस दीज नैनोबॉट्स कैन प्रोवाइड द ऑक्सीजन। अदरवाइज अगर किसी को आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाने पड़ेंगे। दे विल नीड हॉस्पिटल, वो भी ऐसे हॉस्पिटल जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं हमारे जहां पर उन चीजों की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि विलेज एरियाज में या रूरल एरियाज में वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं होते, तो वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी बहुत कमी होती है और इवन ना के बराबर देखने को मिलते हैं। तो इन दैट केस हमारे नैनोबॉट्स काम आ सकते हैं अगर वो नैनोबॉट्स वहां पर उनको प्रोवाइड कर दिए जाएं और उनको दे विल जस्ट वो भी नैनो साइज में होते हैं। ठीक है, तो नैनो साइज का मतलब ही क्या है, दे विल बी कंटेन्ड इन द बॉटल्स और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, यानी इस तरीके के नैनोबॉट्स का यूज करके हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। द रेस्पिरोसाइट वुड बी एबल टू सप्लाई 2000 टाइम्स मोर रेस्पिरेटरी गैस मॉलिक्यूल्स द नेचुरल ब्लड सेल्स ऑफ द सेम वॉल्यूम। जैसे कि हम देख सकते हैं इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है 200 टाइम्स मोर ब्लड सेल्स आई मीन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले जा सकता है एज कंपेरिजन टू आवर ब्लड सेल्स। यानी ब्लड सेल्स अगर एक मॉलिक्यूल ले जा रहा है तो एक नैनोबॉट क्या कर सकता है, 200 मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से हम नैनोबॉट्स का यूज इस प्रोसेस में कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जो प्रोसीजर है, यानी दूसरा जो हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड क्लोटोसाइट्स। ठीक है, दे आर अनदर टाइप ऑफ द नैनोबॉट विच फंक्शन एज आर्टिफिशियल ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, फॉर हॉल्टिंग ब्लीड्स। जैसे कि नाम से ही देख सकते हैं कि आप क्या है इसका नाम, क्लोटोसाइट्स। क्लोटोसाइट का मतलब ही क्या है कि बेसिकली क्लोटिंग करना उसका काम है, और जो कि काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आपके कहीं पर किसी के भी कहीं कट लग जाता है तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो जो घाव है धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाता है, यानी वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक लेयर सी जमनी स्टार्ट हो जाती है। वो लेयर क्या होती है, बेसिकली वो प्लेटलेट्स होते हैं। वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उस जहां पर कट लगा होता है वहां पर क्या करते हैं, वो आके जमा यानी आके गैदरिंग कर लेते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक हार्ड लेयर सी बना देते हैं। और धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारी जो इनर लेयर है यानी टिश्यूज है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, यानी जब हमारे न्यू टिश्यूज नहीं बन जाते तब तक वो जो प्लेटलेट्स की जो लेयर है, हार्ड लेयर, वो वैसे की वैसी रहती है। जैसे ही नीचे टिश्यूज की सेल यानी सेल्स की और टिश्यूज की पूरी लेयर बन जाती है और जो कट है वो रीगेन हो जाता है, यानी कट यानी साफ हो जाता है, तो वो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो उसी तरीके से हम क्लोटोसाइट्स का भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली क्लोटोसाइट्स will mimic the natural platelet ability to accumulate at the bleed in order to form a barrier by unfurling a fiber mesh which would trap blood cells when the nanobots arrive at the site of the injury। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं the clotting ability of one section of would be 10,000 times more effective than the equal volume of natural platelets। सबसे बड़ी बात यही है, मैंने जैसे कि बताया कि ये 10,000 times more effective है as comparison to our natural platelets। और वो उसी तरीके से हमारे ये जो रेस्पिरोसाइट्स हैं वो 200 times more effective है as comparison to our natural red blood cells। ठीक है, तो that's why they are I mean this technology is more important and this technology इज एमर्ज क्यों कर रही है, क्योंकि अभी इनके ऊपर रिसर्च चल रही है और अभी इनको अभी तक इस यानी नैनोबॉट्स को यूज में नहीं लाया गया है। क्यों, क्योंकि उसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट नहीं करा गया है। जब तक ये टेस्ट नहीं हो जाएंगे तब तक इनको हेल्थ इंडस्ट्री में यूज नहीं करा जा सकता। ठीक है, उसके अलावा इसका यूज किस पर्पज के लिए होता है, बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कैसे करा जाता है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर तैयार करा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास कोई कैंसर है, यानी हमारे किसी की बॉडी में कैंसर है, हमारे पास नहीं, जिसकी भी बॉडी में कैंसर है, तो क्या होगा, वो उसको क्या करते हैं, एक हम उसके थ्रू जैसे कि एक प्लेट प्रोवाइड कर दी और उस प्लेट के ऊपर हमने क्या करा, हमने डीएनए स्ट्रक्चर लगा दिया। डीएनए स्ट्रक्चर कौन सा, जो कैंसर्स के सेल से मीट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो डीएनए स्ट्रक्चर क्या करेगा, वहां जाके, कहां जाके, जहां पर कैंसर है वहां जाके उनके साथ मिल जाएगा। और जब वो मिलेगा, यानी उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उस डीएनए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, वो नैनोबॉट्स को कैरी करके वहां तक ले जा सके।
करके। और नैनोबोट्स क्या करेंगे, उनके साथ और भी बहुत सारी चीजें अटैच कर दी जाएंगी, जिससे क्या होगा, वो उस सेल्स के अंदर जाके जो कैंसर के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। और इनका बेसिकली इसी तरीके से यूज करा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, दीज आर व्हाट, ये जो हमारी क्या है, नैनो प्लेट है, ठीक है, यानी नैनोबोट्स है। अब इसके साथ क्या कर रहा है, ट्यूमर टारगेटिंग डीएनए है। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्यूमर टारगेटिंग डीएनए, और इसको क्या करा गया है, स्पेशली डिजाइन करा गया है, ठीक है। और अब ये क्या करते हैं, ये जो डीएनए है इसके साथ क्या करा गया, थर्मोमाइन बाइंड टू डीएनए, ठीक है। अब इनको क्या करा है, थर्मोमाइन को क्या करा है, इनके साथ अटैच कर दिया गया है। और ये क्या करेंगे, इनको फिर क्या कर दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है। रोल करने का जस्ट लाइक आपकी ग्राफीन, ग्राफीन को नैनो ट्यूब में कन्वर्ट करना, जैसा कि मैंने बताया था, ग्राफीन को कार्बन नैनो ट्यूब में नहीं कन्वर्ट करा जा सकता, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है बनाने का। लेकिन यहां पर इसको ऐसे करके दिखाया जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, नैनोबॉट्स को क्या कर रहे हैं, इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब ये जो हमारी ट्यूब है, इट्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, हमारे इस पर्टिकुलर सेल में जाएगा, और इस पर्टिकुलर सेल के अंदर क्या है, हमारा ट्यूमर है, ठीक है, ये ट्यूमर है। और अब क्या करेगा, ये जो इसके अंदर जाएगा, और इसके अंदर जो ये हमारे थर्मोमाइन बाउंड है, ये क्या करेंगे, इस सेल के अंदर जाके इसको कैप्चर कर लेंगे। किसको, इसको, इस ट्यूमर को कैप्चर कर लेंगे, और इस ट्यूमर को धीरे धीरे कैप्चर करके अंदर डैमेज कर देंगे, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसके लिए क्या होना जरूरी है, एक टारगेटिंग डीएनए होना जरूरी है, क्योंकि वो टारगेटिंग डीएनए ही क्या करेगा, बेसिकली जो कैंसर है वो क्या करता है, डीएनए को टारगेट करता है। तो जब कोई नया डीएनए अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैंसर क्या करेगा, उस डीएनए को भी टारगेट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो टारगेट करेगा तो साथ साथ वो क्या करेगा, उस हमारे नैनोबोट्स को भी कैप्चर कर लेगा, कैप्चर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि इस सेल के अंदर कर लिया उसने, ठीक है। और जैसे ही उसके अंदर कैप्चर करेगा तो नैनोबोट्स अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, तो अंदर जाके जो कैंसर्स के जो सेल है उसी को ही डैमेज कर देगा। उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में वो उसी को ही, यानी अपनी प्रॉब्लम ही इनवाइट कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, इस नैनोबोट्स के पास क्या है, एक ट्यूमर टारगेटिंग डीएनए है, ठीक है। ट्यूमर टारगेटिंग डीएनए क्यों लगाया गया है, ताकि जो कैंसर के सेल है वो उस डीएनए को कैप्चर करने की कोशिश करे, ठीक है। तो क्या होगा, जिससे क्या होगा, वो डीएनए क्या करेगा, उस कैंसर सेल के अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये नैनोबॉट्स क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, और जैसे ही रिसर्च पूरी हो जाएगी तो इनको काफी ज्यादा इफेक्टिव वे में इनको क्या करा जाएगा, यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो हमारे नैनोबॉट्स हैं वो क्या करते हैं, अंदर जाके हमारे कैंसर ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है बेसिकली बायोहैजार्ड्स में इसका यूज, बायोहैजार्ड्स डिफेंस सिस्टम में इसका यूज करा जाता है। बायोहैजार्ड डिफेंस सिस्टम क्या है, जैसे कि सपोज नैनोबॉट्स हैं, उसको ऑलरेडी अगर किसी की बॉडी में रखा जाए तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी को मॉनिटर कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही, यानी उसको पहले से एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करा जा रहा है कि भाई अंदर एक बार नैनोबॉट्स को भेज दिया तो नैनोबॉट्स क्या करेंगे, अंदर की एक्टिविटीज को देखते रहेंगे कि भाई कहीं पर कोई इशू क्रिएट तो नहीं हो रहा किसी की बॉडी में। अगर हो रहा है तो उसको टाइमली क्या मिल जाएगी, उसको ट्रीटमेंट दिया जा पाएगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर कैंसर को फर्स्ट स्टेज में ही अगर पता चल जाए कैंसर, तो उसको फिर भी क्या करा जा सकता है, उसको रोका जा सकता है और उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। लेकिन वहीं अगर थर्ड स्टेज पे कैंसर पहुंच जाए तो उसको उस पर्सन की जान बचाना भी डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो स्टेज पे इतना हो जाता है कि वो इतनी बॉडी में इतना ज्यादा फैल जाता है कि उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमारे पास ये जो सिस्टम है ये एज अ डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। डिफेंस सिस्टम मतलब अगर अंदर कोई पोल्यूशन हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, तो कोई आसपास का जो पोल्यूशन है, तो वो बायोसेंसर्स या जो हम कह सकते हैं नैनोबोट्स क्या कर सकते हैं, इसको यानी उस पोल्यूशन से हमें बचाने के लिए हमारे को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर है। तो जैसे ही कोई पोल्यूटेड यानी पोल्यूशन जो है हमारी बॉडी में आएगा, जो हमारी बॉडी को, हमारे लंग्स को, किडनी को या किसी भी चीज को डैमेज कर सकता है, तो वो हमें पहले ही पता चल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इस तरीके से क्या होंगे, वो इस तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे उसके अंदर, यानी उस पर्सन की बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, वो या तो डैमेज हो जाएंगे या वो उसको कैप्चर कर लेगा और अपने पास रख लेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये डिफेंस सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। द नैनोबोट्स विद प्रोटीन बेस्ड बायोसेंसर्स, ठीक है, विल बी एबल टू ट्रांसमिट रियल टाइम इंफॉर्मेशन इन एरियाज वेयर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड एंड लेबोरेटरी एनालिसिस इज अनअवेलेबल। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से काम आ सकता है कि भाई ऐसे जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहां पर क्या है, नैनोबोट्स यानी लोगों की बॉडी में नैनोबोट्स होंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या है,
डॉक्टर्स के पास या जिनके पास भी हम डेटा दे सकते हैं, यानी रियल टाइम डेटा भी क्या करा जा सकता है, उनकी बॉडी से कैप्चर करा जा सकता है। द एप्लीकेबल ऑफ बायोमेडिकल मॉनिटरिंग ऑफ एरिया डिवास्टेड बाय एपिडेमिक डिसीज एज वेल एज इन रिमोट और वॉर टोन कंट्रीज ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन मिशन। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम ड्रग डिलीवरी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है, दिस इज द बेसिक, यानी दिस इज द होल, यू कैन से द समरी ऑफ आवर कि नैनोबोट्स ही कहाँ यूज करे जा सकते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। दे कैन बी यूज एज अ ड्रग डिलीवरी, कैन बी यूज एज अ बॉडी सर्वेलियंस, जैसा कि मैंने बताया था, पेशेंट्स वाइटल कैन बी कंटिन्यूसली मॉनिटर। उसके साथ साथ डेंटल ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज करा जा सकता है, साथ साथ सर्जरी के लिए भी यूज करा जा सकता है। सर्जरी इन द सेंस कि हम जिस स्टेज की, जिस पर्टिकुलर एरिया की या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या सर्जरी करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो हमारे नैनोबोट्स हैं, अगर उनको अंदर डाल दिया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, बेसिकली सर्जरी में, जैसे अगर हम बात करें ट्यूमर की, तो ट्यूमर किस लिए करा जा रहा है, ट्यूमर का मेन का, हम अगर ट्यूमर का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्यूमर को निकाल के फाड़ फेंकना होता है। वहीं हम क्या कर सकते हैं, नैनोबोट्स का यूज करके हम उस ट्यूमर को अंदर ही डैमेज, यानी अंदर ही क्या कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं और उसको अंदर ही खत्म कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या है, दे कैन बी यूज एज वेल एज फॉर सर्जरीज। ठीक है, उसके साथ साथ दे कैन बी यूज as a multiple function of include detecting pathology, diagnosing and correlating lessons. The nanobots made with a mixture of polymers capable of detecting tumor cells, जैसे कि मैंने बताया आपको। In terms of diagnosing and treatment, the nanobots uses a chemosensor in which they can modulate the HSGL3 प्रोटीन ग्लूकोज सेंसर एक्टिविटी। ठीक है, थोड़ा सा ये नाम टिपिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार यूपीएससी इन नाम्स पे भी क्या करता है, लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। ठीक है, द नैनोबोट्स कैन आल्सो हेल्प इन डेलिकेट सर्जरीज, जैसे कि मैंने बताया, द मेडिकल नैनोमाइट्स कैन ट्रीट जेनेटिक डिसीजेज through analysis of molecular composition of DNA protein and found in the cells, and more significantly by chromolocytes it can perform chromosomes replacement therapies too। ठीक है, तो बेसिकली यही मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्रोमोसोम रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसका भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसका भी हम क्या कर सकते हैं, नैनोबॉट्स का हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नैनोबॉट्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज नॉट एक्चुअली अ रोबोट। ठीक है, ये रोबोट नहीं है, कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर या पर्टिकुलर आपके सेल्स के अंदर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जा सकता है। यानी इट बेसिकली वर्क्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक जो हमारा नैनोबोट है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है, जैसे कि हमारे रोबोट्स बनाए जाते हैं। और वो किस तरीके से काम करते हैं, वो हमारे सेंसर्स के थ्रू काम करते हैं। यानी उसको एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है, हमें पता है कि भाई एक ये नैनोबोट है, नैनोबोट इज बेसिकली मॉलिक्यूल्स, और वो मॉलिक्यूल क्या करेगा, अंदर जाके बॉडी के अंदर सिर्फ उसका काम क्या होगा, वो यही करेगा। उसका काम क्या है कि उस पर्टिकुलर टिश्यू को क्या करना है, साफ करना है, क्लीन करना है, या पर्टिकुलर टिश्यू को डैमेज करना है, क्योंकि वो इंजीरियस है बाकी बॉडी के लिए। तो वो उस तरीके से उसको टेस्ट करा जाता है, यानी उसको उस तरीके से बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि वो क्या करे, जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको ही डैमेज करेगा और किसी पार्ट को डैमेज नहीं करेगा। तो इस तरीके से नैनोबोट्स जो है पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाए गए हैं, ना कि इट इज नॉट एक्चुअली अ रोबोट, जो कि हम अपने रियल लाइफ में देखने को जो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो दीज आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हमने आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन भी दे रहा हूं, आई होप आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में देखेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानेंगे कि एस्ट्रोफिजिक्स होती क्या है, और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हमारे लिए जरूरी है जानना, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल्स, डार्क मैटर एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।